गुप अंधेरी रात में एक जीप खेतों के पास आकर रुक गई। जीप में से दो आदमी बाहर निकले और जल्दी से खेतों के अंधेरे में घुस गए। इनमें से एक सिख था और दूसरा हिंदू। सिख का नाम गंडा सिंह था और हिंदू का नाम टेकम दास था। दोनों ने अपने चेहरे काली चादरों में छुपाए हुए थे। उनके पास गोलियों से भरी हुई 303 की राइफलें थी। वो खामोशी से रात के अंधेरे में खेतों में छुपकर आगे बढ़ते गए। जब सामने एक कोठी की दीवार नजर आई तो गंडा सिंह ने अपने साथी टेकम दास से सरगोशी में कुछ कहा। टेकम दास, होशियार रहना, जिस आदमी को हम कत्ल करने जा रहे हैं वो पाकिस्तानी फौज में कमांडो रह चुका है और पाकिस्तानी कमांडो का मुकाबला करना इतना आसान नहीं। हिंदू टेकम दास ने आहिस्ता से कहा, गंडा सिंह तुम बेफिक्र रहो, मैं तो तुम्हारे पीछे रहूंगा। तुम इससे बात करोगे, अगर वो ना माना तो मैं छुपकर इस पर गोली चला दूंगा। गंडा सिंह ने आहिस्ता से कहा, याद रखना, बिल्कुल ठीक कमांडो बहादुर शाह के सीने का निशाना लेकर फायर करना। आज इसका बेटा अली भी घर पर नहीं है। अगर अली होता तो बड़ी मुश्किल पड़ जाती, क्योंकि रिटायर कैप्टन बहादुर शाह ने अपने नौजवान बेटे अली को भी कमांडो की पूरी ट्रेनिंग दे रखी है। टेकम दास धीमी सरगोशी में बोला, और बहादुर शाह की एक नौजवान लड़की रूबी भी तो है। गंडा सिंह ने कहा, हाँ, हम उसे कत्ल नहीं करेंगे बल्कि अगवा करके अपने साथ ले जाएंगे। अब तुम ऐसा करो, दीवार के साथ जो खंबा लगा है उस पर चढ़कर कोठी के टेलीफोन का तार काट डालो ताकि वहां से कोई पुलिस को टेलीफोन ना कर सके। हिंदू टेकम दास रात के गुप अंधेरे में कोठी की दीवार की तरफ बढ़ा। ये लोग सारा सामान साथ लेकर इंडिया की सरहद पार करके गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के बॉर्डर में दाखिल हुए थे। रात इतनी अंधेरी थी कि हाथ को हाथ नजर ना आता था। हिंदू टेकम दास टेलीफोन के खंबे पर चढ़ गया। उसने जेब से कैंची निकालकर रिटायर्ड कमांडर बहादुर शाह की कोठी में जाने वाले टेलीफोन का तार काट दिया। अब गंडा सिंह भी अपने साथी के पास आ गया। वो दोनों अंधेरे में कोठी के गेट की तरफ बढ़े जो बंद था। अचानक अंदर से कमांडर बहादुर शाह का कुत्ता गुर्राया। गंडा सिंह और टेकम दास वहीं बैठ गए। गंडा सिंह ने धीमी आवाज में कहा, कुत्ते को चारों सींग फेंक दो। हिंदू टेकम दास ने जेब में से 4 सींग निकाले और गेट के ऊपर से कोठी के अंदर फेंक दिए। ये चारों भैंस के सींग थे। ये अंदर से खोखले थे और इनमें गाय का गोश्त का कीमा इस तरह से भरा हुआ था कि कुत्ता इसे निकाल नहीं सकता था और छोड़ भी ना सकता था। इस तरह से कुत्ते की सारी तवज्जो कीमा भरे सींग की तरफ लग जाती और ये दोनों कातिल स्मगलर अपना काम सुकून से कर सकते थे। गोश्त की बू पाकर कमांडर रिटायर्ड कैप्टन बहादुर शाह का कुत्ता भैंस के सींगों की तरफ लपका। वो सींगों में से कीमा निकालने की कोशिश में लग गया। कुत्ते को मसरूफ पाकर वो हिंदू और सिख कातिल दीवार फांदकर कोठी के अंदर दाखिल हो गए। ये छोटी सी कोठी दरख्तों में घिरी हुई थी। इसके ड्राइंग रूम में रोशनी हो रही थी। ड्राइंग रूम में रिटायर्ड कमांडो कैप्टन बहादुर शाह अपनी नौजवान लड़की रूबी के पास बैठा इसे बुजुर्गाने दीन की एक किताब पढ़कर सुना रहा था। रूबी की उम्र 16-17 साल की थी। नवंबर का महीना शुरू हो चुका था। रात को ठंड होती थी। रूबी के बाल सुनहरी थे। इसकी आंखें नीली थीं। रंग गोरा और सुर्ख था। इसके बाप बहादुर की उम्र 50 के ऊपर थी। सर के बाल कनपट्टियों पर सफेद हो रहे थे, मगर चूंकि वो पाकिस्तानी फौज में कमांडो रह चुका था इसलिए अभी इसका जिस्म बड़ा मजबूत था। वो आतिशदान के पास घुटनों पर कंबल डाले किताब हाथ में लिए बैठा था। रूबी उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी। बाप ने किताब बंद करते हुए कहा, रूबी बेटी, अब रात ज्यादा हो गई है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैं तुम्हारे बड़े भाई अली का इंतजार करूंगा। रूबी ने कहा, डैडी, अली भाई अभी तक क्यों नहीं आया? रात के 11 बज रहे हैं। इसे अब तक आ जाना चाहिए था लाहौर से। बाप कहने लगा, लाहौर कौन सा यहाँ से दूर है, बेटी गाड़ी लेकर गया है, बस आता ही होगा। रूबी ने कहा, डैडी, आप लाहौर आंटी को फोन करके पूछें कि अली भाई वहां से चल पड़ा है कि नहीं। बाप ने तपाई पर रखे फोन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, कई बार फोन करने की कोशिश कर चुका हूँ, शायद उनका फोन खराब है, घंटी बजती है, कोई उठाता ही नहीं। प्लीज एक बार फिर कोशिश करें डैडी, मुझे अली भाई की बड़ी फिक्र लगी है। ऐसी कोई बात नहीं बेटी रूबी, अली अगरचे अभी 20 बरस का है मगर वो बड़ा बहादुर लड़का है और मैंने इसे कमांडो की पूरी ट्रेनिंग दे रखी है। रूबी के डैडी ने रिसीवर उठाकर डायल घुमाया। रिसीवर कान से लगाते ही बोला, ये लो, अब हमारा फोन भी डेड हो गया है। ये कैसे हो सकता है डैडी, लाइए मैं फोन करती हूँ। ये कहकर रूबी ने खुद नंबर घुमाया। रिसीवर कान से लगाया तो बोली, वाकई डैडी, हमारा टेलीफोन भी खराब हो गया है।
बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। उन्हें क्या मालूम था कि उनका टेलीफोन कोठी के बाहर छुपे हुए कातिल स्मगलरों गंडा सिंह और हिंदू टेकम दास ने काट दिया हुआ है। रूबी के डैडी ने अपनी बेटी को हौसला देते हुए कहा, घबराओ नहीं रूबी बेटी, अली बस आने वाला ही होगा। रूबी ने उदास आवाज में कहा, डैडी अली मेरा एक ही तो भाई है, इसे जरा देर हो जाए तो मुझे फिक्र लग जाती है और फिर हम शहर लाहौर से दूर इंडिया की सरहद के पास रहते हैं। डैडी ने उठकर रूबी के सर पर हाथ फेरा और कहा, फिर क्या हुआ बेटी, बॉर्डर हमारे पाकिस्तान का है और हम बहादुर पाकिस्तानी हैं और फिर मैंने तुम दोनों को एक सच्चे और पाकिस्तानी बनने की तरबियत दी है। डैडी ने एक ठंडा सांस भरा और कहा, तुम दोनों ही मेरी जिंदगी का सहारा हो। तुम छोटे से थे जब तुम्हारी वालिदा हमें छोड़कर अल्लाह मियाँ के पास चली गईं। तब से मैंने तुम दोनों को बाप के साथ साथ माँ बनकर भी पाला है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, अली को जर्रई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करवाया है। फिर मैंने फौज से रिटायर होने के बाद यहाँ बॉर्डर पर जमीन खरीद कर अपना फार्म बनाया, अपनी ये कोठी बनाई। मेरे बेटे और तुम्हारे भाई अली ने मेरा हाथ बटाया और अब वो फार्म के बागों के सारा इंतजाम खुद ही करता है। बस अब अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि तुम अपने घर आबाद हो जाओ तो मैं हज करने चला जाऊं। रूबी ने शर्माते हुए कहा, नहीं डैडी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। डैडी ने उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा और कहा, रूबी बेटी, लड़कियां तो पराया धन होती हैं, एक ना एक दिन इन्हें माँ बाप का घर छोड़कर अपने नए घर जाना ही पड़ता है। रूबी की आंखों में आंसू आ गए। डैडी ने उसे प्यार किया और कहा, अच्छा अब तुम ऊपर अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे भाई अली का इंतजार करूंगा। रूबी शब्बा खैर कहकर जीना चढ़कर ऊपर अपने कमरे में चली गई। उसने दूसरी मंजिल वाले अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और सोने की तैयारी करने लगी। उसके डैडी ने किताब बंद करके मेज पर रखी, कापी और बॉल पॉइंट लिया और कापी पर बाग के फलों का हिसाब लिखने लगे कि आज दिन में फार्म के बाग में से फलों के कितने टोकरे मंडी में भेजे गए थे। इसे अपने प्यारे बेटे अली की तरफ से परेशानी जरूर थी कि अभी तक वो वापस क्यों नहीं पहुंचा। कापी पेंसिल मेज पर रखकर डैडी ने दोबारा लाहौर फोन करना चाहा, मगर फोन डेड था। उसने मायूसी के साथ रिसीवर फोन पर रख दिया। वो कुर्सी से उठने ही लगा था कि अचानक खिड़की जोर से खुली और गंडा सिंह राइफल तान कर अंदर आया और इसने आते ही राइफल की नाली रूबी और अली के डैडी के सीने के साथ लगा दी और आहिस्ता से कहा, बहादुर शाह, अगर जरा भी शोर मचाने या अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो 303 की गोली तेरा सीना फाड़ कर निकल जाएगी। रूबी का डैडी गंडा सिंह को जानता था। वो बॉर्डर के हिंदुस्तान वाले इलाके का बदनाम स्मगलर और खूनी था। वो कई बार रूबी और अली के डैडी को मजबूर कर चुका था कि वो उनके साथ मिलकर स्मगलिंग करे और उनका रास्ता ना रोके, मगर रूबी के डैडी ने हमेशा इनकार किया था और कहा था कि मैं एक सच्चा पाकिस्तानी हूँ, मैं स्मगलिंग नहीं करूँगा। बल्कि रूबी के डैडी ने गंडा सिंह और टेकम दास स्मगलरों को खबरदार कर दिया था कि अगर वो अब इसकी कोठी में आए तो इन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर देगा। गंडा सिंह इंडिया से इलायची और गरम मसाले पाकिस्तान स्मगल करके यहाँ से हीरोइन ले जाता था और लाखों बल्कि करोड़ों रुपया कमाता था, लेकिन रूबी और अली के डैडी ने इनका रास्ता रोक दिया था। इन हिंदू सिख स्मगलरों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। चुनाचे आज वो रूबी के डैडी से आखिरी बार बात करने आए थे। रूबी के डैडी कमांडो बहादुर शाह ने गंडा सिंह को पहचान लिया था। गंडा सिंह ने मुंह पर से कपड़ा हटाया और बोला, बहादुर शाह, मैं आखिरी बार तुमसे सौदा करने आया हूँ। अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो मैं तुम्हें हर महीने 2 लाख रुपए अदा कर दिया करूंगा। रूबी के डैडी ने कहा, गंडा सिंह, मैं मुसलमान हूँ, कमांडो हूँ और सच्चा पाकिस्तानी हूँ। अगर तुम मुझे 1 करोड़ रुपया भी दे दो तब भी मैं अपने वतन को नुकसान पहुंचाने पर तैयार नहीं होऊंगा। गंडा सिंह ने राइफल की नाली रूबी के डैडी के सीने से लगा रखी थी। बहादुर शाह अगरचे एक तजर्बेकार कमांडो रह चुका था, मगर जब राइफल की नाली सीने के साथ लगी हो तो बड़ी मुश्किल बन जाती है। गंडा सिंह ने राइफल की नाली चुभोते हुए कहा, बहादुर शाह, मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ, हमारे साथ मिल जाओ। अगर नहीं मिल सकते तो हमारे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। कमांडो बहादुर शाह ने गर्दन अकड़ाते हुए कहा, मैं मौत को गले लगा लूंगा मगर अपने वतन पाकिस्तान पर आंच ना आने दूंगा। इस दौरान रूबी और अली के डैडी बहादुर शाह ने एक खास कमांडो वार करने का फैसला कर लिया था। जो ही गंडा सिंह ने राइफल को जरा आगे किया, कमांडो बहादुर शाह ने नीचे से टांग गंडा सिंह के पेट पर मारी। गंडा सिंह के हाथ से राइफल छूट गई और वो नीचे को गिरा, मगर गंडा सिंह का हिंदू स्मगलर साथी टेकम दास खिड़की के पीछे छुपा हुआ था।
जो ही उसने गंडा सिंह को गिरते देखा, उसने राइफल का निशाना लेकर रूबी के बाप कमांडो बहादुर शाह पर गोली चला दी। एक भयानक धमाका हुआ। गोली सीधी रूबी के डैडी के पेट में लगी और पीछे से कमर को फाड़ती हुई निकल गई। रूबी का डैडी कुर्सी पर से नीचे गिर पड़ा और इसके पेट से खून का फव्वारा उछल पड़ा। फायर का धमाका सुनकर ऊपर से रूबी भागती हुई नीचे आई। अपने डैडी को आतिशदान के पास खून में लथपथ देखकर उसकी चीख निकल गई। डैडी! रूबी ने अपने बाप की तरफ बढ़ी तो गंडा सिंह ने चिल्लाकर टेकम दास से कहा, ओए, इसका मुंह बंद करो टेकम। हिंदू स्मगलर टेकम दास खिड़की में से कूदकर अंदर आ गया। रूबी चीख रही थी, चिल्ला रही थी। दोनों स्मगलर गंडा सिंह और टेकम दास ने मिलकर रूबी को पकड़ लिया, इसका मुंह कपड़े से बांधा और इसे उठाकर खिड़की से बाहर कूद गए। रूबी का मुंह बंद था, इसकी आवाज नहीं निकल रही थी, मगर वो हाथ पांव मारकर अपने डैडी के कातिलों के पंजे से निकल जाने की कोशिश कर रही थी। मगर एक 16-17 साल की नाजुक लड़की भला दो हट्टे कट्टे स्मगलरों का मुकाबला कैसे कर सकती थी। गंडा सिंह ने रूबी को कंधे पर डाल रखा था। वो खेतों में से दौड़ते हुए जीप की तरफ बढ़े। इतने में कोठी में से बहादुर शाह का कुत्ता निकलकर भौंकता हुआ इनकी तरफ लपका। हिंदू स्मगलर टेकम दास ने अंधेरे में कुत्ते का निशाना लेकर 2 फायर कर दिए। एक गोली कुत्ते की गर्दन में लगी और कुत्ता वहीं ढेर हो गया। दोनों स्मगलरों ने रूबी को जीप में डाला और रात के अंधेरे में जीप को भगाते हुए खुफिया रास्ते से पाकिस्तान की सरहद से निकलकर हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हो गए। इसके बाद वहां मौत जैसी खामोशी छा गई। रूबी के डैडी को गोली पेट में लगी थी, खून काफी बह चुका था। डैडी को मालूम था कि 303 की गोली पेट में लग जाए तो बचना मुश्किल होता है। इसकी पीठ पर 10 इंच बड़ा सुराख बन गया था। इस पर मौत की कमजोरी छाने लगी और सांस उखड़ना शुरू हो गया। इसने हाथ ऊपर उठाकर तपाई पर से कापी बॉल पॉइंट नीचे गिरा लिया था। फिर कपकपाते हाथों से कापी पर आहिस्ता आहिस्ता लिखने लगा, अली बेटे, मुझे स्मगलर गंडा सिंह और उनके साथी टेकम दास ने हलाक किया है क्योंकि मैंने अपने वतन की इज्जत का सौदा नहीं किया था। तुम्हें मालूम है कि ये दोनों स्मगलर पहले भी मुझे धमकियां देते रहे हैं। मैं मर रहा हूँ, मुझे मौत का गम नहीं, गम इस बात का है कि दोनों स्मगलर तेरी मासूम बहन और मेरी प्यारी बेटी रूबी को उठाकर ले गए हैं। मेरे बेटे अली, जब तक तुम अपनी बहन को वापस नहीं लाओगे और इन काफिरों से मेरे कत्ल का बदला नहीं लोगे, मेरी रूह को चैन नसीब नहीं होगा। मैंने तुम्हें कमांडो की ट्रेनिंग इसी दिन के लिए दी थी। शायद अली, तुम आज से पाकिस्तान के जाबाज कमांडो बॉय हो। जाओ पाकिस्तान के दुश्मनों से अपनी बहन को छुड़ा लाओ और उनसे मेरे कत्ल का बदला लो। तुम्हारे मरते हुए बाप की ये तुमसे आखिरी दरख्वास्त है। तुम्हारा डैडी बहादुर शाह। इसके बाद रूबी और अली के डैडी के हाथ से बॉल पॉइंट नीचे गिर पड़ा। वो शहीद हो चुका था। ड्राइंग रूम में बत्तियां जल रही थी। आतिशदान के पास शहीद कमांडो बहादुर शाह की लाश खून में लथपथ पड़ी थी। उसके करीब ही कापी पर शहीद कमांडो का अपने कमांडो बेटे के नाम आखिरी पैगाम लिखा हुआ था। कोठी के बाहर गेट से चंद कदमों के फासले पर उनके पालतू कुत्ते की लाश पड़ी थी। रात गुजरती जा रही थी, आसमान पर चमकते हुए सितारे भी इस मंजर को देखकर उदास हो गए थे। इतने में दूर जीटी रोड से कोठी की तरफ आने वाली कच्ची सड़क पर कार की रोशनी दिखाई दी। शहीद कमांडो बहादुर शाह का बेटा और रूबी का भाई 19 साला नौजवान अली लाहौर वापस आ गया था। वो अपनी शेराड कार खुद चला रहा था। गाड़ी में कैसेट प्लेयर पर दिल दिल पाकिस्तान का तेज तराना बज रहा था। अली ने नीली जैकेट और नीली जींस पहन रखी थी। उसने दूर से फार्म के दरख्तों के दरमियान अपनी कोठी में जलती रोशनी देखी तो बड़ा खुश हुआ कि उसके डैडी और बहन रूबी इसके इंतजार में रात 12 बजे भी जाग रहे हैं। वो अपनी बहन रूबी के लिए शीजान से एक चॉकलेट केक और लिबर्टी से एक अंग्रेजी फैशन का मैगजीन लाया था, क्योंकि रूबी को नए नए डिजाइन के कपड़े सिलवाने का बड़ा शौक था। कोठी के करीब पहुंचकर इसने कार का दोबारा हॉर्न दिया ताकि इसके डैडी और बहन रूबी को उसके आने की खुशखबरी ही मिल जाए। गाड़ी की रोशनी कोठी के बंद गेट पर पड़ी तो अली ने देखा कि उनका पालतू कुत्ता गेट से बाहर जमीन पर पड़ा है। वो कुछ हैरान सा हुआ कि कुत्ते ने उसे आता देखकर आवाज क्यों नहीं निकाली। अली गाड़ी बंद करके कुत्ते के पास गया तो उसे खून में लथपथ मरा हुआ देखकर वो परेशान हो गया। उसने कोठी के ड्राइंग रूम से आती रोशनी की तरफ देखा। ड्राइंग रूम की खिड़की खुली थी। उसने जल्दी से गाड़ी की बत्तियां बंद की और गेट खोलकर ड्राइंग रूम की तरफ दौड़ा। अली का दिल किसी नामालूम खौफ से जोर जोर से धड़क रहा था। जो ही वो दरवाजा खोलकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ
तो अपने डैडी को आतिशदान के पास गिरे हुए पाया। वो दौड़कर अपने बाप को उठाने के लिए बढ़ा तो देखा कि उसके बाप की लाश खून में डूबी हुई थी। वो चीख मारकर अपने बाप की लाश से लिपट गया। उसने जोर से रूबी को पुकारा, रूबी रूबी रूबी। वो अपनी प्यारी बहन को पुकारता इसके कमरे की तरफ जल्दी जल्दी सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर आया तो देखा कि रूबी का कमरा खुला पड़ा है। इसका पलंग खाली है, किताबें मेज पर से नीचे गिरी हुई हैं और रूबी गायब है। वो चिल्लाया, रूबी रूबी बहन तुम कहाँ हो? बाथरूम भी खाली था। अली बौखलाया हुआ नीचे बाप की लाश के पास आकर बैठ गया और बाप का मुर्दा सर अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते इसकी हिचकी बंद हो गई। डैडी ये क्या हो गया? आपको किसने हलाक कर दिया? डैडी ये क्या हो गया? डैडी डैडी। अली ज़ारो कत्तार रो रहा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके बाप की खून में डूबी लाश उसके सामने पड़ी है। अचानक रोते रोते उसकी नज़र बत्ती की रोशनी के पास ही गिरी हुई कापी पर पड़ गई। कापी खुली थी और इस पर खून के धब्बे पड़े हुए थे। अली ने जल्दी से कापी उठाई, देखा कि इस पर उर्दू में एक तहरीर थी। वो रोते रोते अपने डैडी की तहरीर पढ़ने लगा। अपने शहीद बाप की तहरीर पढ़कर जब उसे मालूम हुआ कि सिख और हिंदू स्मगलर गंडा सिंह और टेकम दास उसके बाप को हलाक करके रूबी को उठा कर ले गए हैं तो इसकी आंखों में अंधेरा छा गया। उसने कागज फाड़कर जेब में रखा और जल्दी से पुलिस को फोन करने के लिए टेलीफोन का नंबर घुमाया। बहुत जल्द इसे मालूम हो गया कि टेलीफोन के तार काट दिए गए हैं। अली ने टेलीफोन का रिसीवर वहीं फेंका, भागकर अपने कमरे में गया और अलमारी से अपना लाइसेंस याफ्ता रिवॉल्वर निकाला। उसमें गोलियां भरी और दौड़ता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। फिर गाड़ी को तेजी से निकालकर कच्ची सड़क पर आ गया। इसने जगह जगह देखा। उसे कातिलों और अपनी बहन के अगवा करने वाले कातिलों का कुछ पता ना चला। उसका खून खौल रहा था, गम से दिमाग फट रहा था। वहीं से इसने करीबी शहर की तरफ गाड़ी डाल दी। वो रात के अंधेरे में वीरान कच्ची सड़क पर 100 मील फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी को भगाए लिए जा रहा था। जीटी रोड पर आकर वो सीधा पुलिस स्टेशन आ गया। यहाँ इसने घबराई हुई आवाज में थानेदार को बताया कि हिंदू सिख स्मगलरों ने उसके डैडी को कत्ल कर दिया है और उसकी बहन को अगवा करके ले गए हैं। थानेदार ने अली को इत्मीनान से बिठाया, फिर पूछा, बेटा तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारे डैडी को काफिर स्मगलरों ने हलाक किया है? तब अली बोझल हाथ से जेब में से अपने डैडी का लिखा हुआ खून आलूद खत निकालकर थानेदार के हवाले कर दिया। थानेदार ने खत पढ़ते ही फौरन पुलिस के गार्ड साथ ली और अली को साथ लेकर कोठी पर पहुंच गया। उसने पुलिस को सारे इलाके की नाकाबंदी करने का और छानबीन का हुक्म दिया और खुद अली के साथ ड्राइंग रूम में आ गया जहां अली के डैडी की लाश पड़ी थी। थानेदार ने लाश का मुआयना किया और ड्राइंग रूम कातिलों के पैरों के निशान लिए और अली से कहा, बेटा घबराओ नहीं, हम तुम्हारे बाप के कातिलों को गिरफ्तार करके तुम्हारी बहन को उनसे बहुत जल्द बरामद करवा लेंगे, सिर्फ थोड़ा सब्र करना होगा। मगर अली कैसे सब्र कर सकता था? उसे कैसे सब्र आ सकता था? उसके प्यारे डैडी को कत्ल कर दिया गया था। काफिर उसकी प्यारी बहन को उठा कर ले गए थे और थानेदार उसे सब्र करने को कह रहा था। अली सर पकड़कर वहीं बैठ गया। पुलिस के सिपाही अंदर आ गए। एक हेड कांस्टेबल ने कहा, जनाब हमने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी है। कातिलों की तलाश जगह जगह जारी है। सुबह तक वो जरूर पकड़े जाएंगे और लड़की भी उनसे बरामद कर ली जाएगी। थानेदार ने लाश अपनी तहवील में ले ली। पुलिस लाश लेकर और अली का बयान कलम बंद करके चली गई। अली ने गाड़ी में से अपनी बहन का लाया हुआ केक और फैशन मैगजीन निकाला तो इसकी बेइख्तियार चीखें निकल गईं। वो गाड़ी में ही अपना सर स्टीयरिंग पर रखे देर तक अपनी प्यारी बहन और डैडी को याद करके रोता रहा। जब रोने से जरा गम हल्का हुआ तो वो अपनी बहन के कमरे में आ गया। उसने केक का डिब्बा और मैगजीन का लिफाफा अपनी प्यारी बहन रूबी की मेज पर रखते हुए कहा, रूबी मैं ये तेरे लिए लाया हूँ। इसके साथ ही अली एक बार फिर हिचकियां ले लेकर रोने लगा। वो रूबी के बिस्तर पर गिर पड़ा और अपना मुंह उसके सिराने में छुपाकर देर तक रोता रहा। इसी तरह रोते रोते सारी रात गुजर गई। दूसरे दिन फार्म पर काम करने वाले मजदूर करीबी गांव से आ गए। जब इन्हें इस अफसोसनाक वाकये की खबर हुई तो वो भी गम से निडाल होकर वहीं कोठी के बरामदे में बैठ गए। अली कमरे से बाहर निकला। रात भर रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थीं। उसने मजदूर से कहा, आप लोग यहीं रहें, मैं लाहौर फोन करने जा रहा हूँ। अली ने गाड़ी निकाली और सीधा पुलिस स्टेशन आ गया। यहाँ उसने लाहौर में अपनी आंटी को फोन किया। आंटी के घर में इस खबर से कोहराम मच गया। वो लोग गाड़ियों में बैठकर दूसरे रिश्तेदारों के साथ थोड़ी ही देर बाद पहुंच गए।
हर कोई अली को अपने साथ लगाकर रोने लगा। 9 बजे के करीब डैडी की लाश पोस्टमार्टम के बाद कोठी पर पहुंचा दी गई। लाश को देखकर सबकी चीखें निकल गईं। इसी रोज अली के डैडी को कोठी के पीछे लान में दफन कर दिया गया। शाम तक लाहौर से आए हुए सारे रिश्तेदार भी चले गए। अली सख्त बेचैन था। उसे अपने प्यारे डैडी की मौत का अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। उसके डैडी ने अली को कमांडो की पूरी ट्रेनिंग दे रखी थी। अली को सबसे ज्यादा गम अपनी प्यारी बहन रूबी का था। जब वो सोचता कि काफिर उसे उठा कर ले गए हैं और खुदा जाने वो किस हालत में होगी, तो उसका खून खौल उठता। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।